आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जनरल साइंस की क्लास के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स की क्लासेस को कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को किया है। आज हम लोग सबसे पहले दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है साउंड और दूसरा हीट। इनको सबसे पहले करेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साउंड एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन हीट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इनको सबसे पहले समझेंगे, इससे रिलेटेड बिंदुओं को जानेंगे और इसके बाद फिर लाइट चैप्टर पर आएंगे, प्रकाश के चैप्टर पर आएंगे और फिर उससे रिलेटेड जो मॉडर्न फिजिक्स का है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उन सब पे बात करेंगे। क्यों यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। इन सारे बिंदुओं को कवर करना है, तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग फटाफट जो है जुड़ जाएं। हम लोग शुरू करते हैं, साउंड चैप्टर से शुरुआत करते हैं। देखिए, साउंड साउंड भी एक प्रकार का वेव ही है। ध्वनि आप कहते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि भी एक प्रकार का, जानते हैं, एक प्रकार की तरंग है। कल आप पढ़ रहे थे कि तरंग तरंग क्या है? ऊर्जा का विक्षोभ है, एनर्जी डिस्टरबेंस है, ऊर्जा का ही एक प्रकार है, ऊर्जा का ही एक पार्ट है। उसी तरीके से ध्वनि भी क्या है? ध्वनि भी जानते हैं ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, ये भी एक प्रकार की तरंग है। और आप सभी लोग जानते हैं कैसी तरंग है? ध्वनि कैसी तरंग है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। देखिए, लिख लीजिए, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य है, लॉन्गिट्यूडनल, एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जो माध्यम के समानांतर, पैरेलल, जो माध्यम के समानांतर गति करती है, तो माध्यम के समानांतर गति करती है। और ध्वनि की अगर आप चाल देखें, स्पीड ऑफ साउंड, तो मोटे तौर पर अगर मैं एयर में बात करूं, ध्वनि की चाल आप सभी लोग परिचित होंगे, ये 340 मीटर पर सेकंड होती है। यद्यपि जो आधुनिक अनुसंधान है, आधुनिक अनुसंधान का कहना है कि ये 343 मीटर पर सेकंड है, लेकिन 340 मोटे तौर पर। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो 330 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उतना अच्छे से उस समय स्टडी नहीं हो पाई थी। अब एकदम एग्जैक्ट स्टडी हुई तो जानते हैं 340 इसीलिए एक बेहतर माना जाता है इसको। तो ध्वनि भी एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और यह माध्यम के समानांतर चलती है। देखिए, एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है और माध्यम के समानांतर गति करती है, माध्यम के समानांतर गति करती है। फटाफट नोट करेंगे। अब देखिए, जब आप ध्वनि को पढ़ रहे हैं तो साउंड वेव्स को कई भागों में बांटा गया है। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही व्यवहारिक है। जैसे मैं कहूं कि भाई कितनी ध्वनि आप कर सकते हैं, कितने से ज्यादा ध्वनि के लेवल को साउंड पॉल्यूशन माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाया है बहुत सारा, तो उन सबको जानते हैं, समझना है। अब साउंड के प्रकार, तो साउंड को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। इंफ्रासोनिक्स, सोनिक्स और अल्ट्रासोनिक्स। इंफ्रा
सोनिक्स, सोनिक्स और अल्ट्रा सोनिक्स। तो देखिए इसको कहा जाता है अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, और इसको श्रव्य, श्रव्य माने सुनने वाला, श्रव्य तरंगे, और इसको पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे। अब देखिए जो जिसकी गति, चूंकि इसको हर्ट्ज में मापा जाता है वेव को, तो 0 से 20 हर्ट्ज तक की जो तरंगे हैं इसको इंफ्रासोनिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगे हैं वो श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं, और 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की तरंगे ये अल्ट्रासोनिक्स के अंतर्गत आती हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की तरंगे। पहले तीनों आप लिख लें, फिर हम लोग एक एक को समझ लेंगे। पहले तीनों आप नोट कर लें, फिर हम लोग इन सबको अलग अलग करके देख लेते हैं। देखिए जहां पर ये 1000 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने 20,000 लिखा, तो 20,000 ऐसे लिखा, 20,000 हर्ट्ज। तो अगर इसको किलो में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि किलो में 3, 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ तो ये 3 कम हो जाएगा, तो ये 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। यहां पे 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है। सहमत है ना? बिल्कुल। अब देखिए आप पहले समझिए इंफ्रासोनिक्स, इंफ्रासोनिक अपश्रव्य तरंगे। अब देखिए जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20 हर्ट्ज के बीच है, जिनकी आवृत्ति इस सीमा में है, इस लिमिट में है। अब जैसे आप देखेंगे तो मनुष्य के शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं लगभग जानते हैं इसी स्तर की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा पत्तियों में सरसराहट है, नदी में आप जानते हैं जो जल की गति है, कलरव है पक्षियों का, बहुत जो कम ध्वनि होती सब इसी के अंदर आती है। जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर, जैसे मनुष्य के प्रकृति की सारी चीजें लगभग यही इसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती। मनुष्य के शरीर के अंदर अंगों की गति, जैसे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन हार्ट्स बीट, जैसे हृदय की धड़कन, नाड़ी धड़कन पल्स रेट, नाड़ी धड़कन, जैसे श्वास की गति, फेफड़े की गति, फेफड़े की गति, ये सब जानते हैं इसी लिमिट के अंदर होती, इसी सीमा में होती है। पत्तियों की सरसराहट है, पत्तियों की सरसराहट, पत्तियों की सरसराहट, नदी और समुद्र के जल की गति, नदी समुद्र, साधारण समुद्र, ऐसा नहीं कि चक्रवात आ गया तब, चक्रवात तूफान आ जाएगा तब तो गति ज्यादा हो जाएगी। नदी और समुद्र की, समुद्र के जल की साधारण गति, सामान्य अवस्था में साधारण गति,
भी इसी प्रकार की होती है। या बात समझ रहे हैं? या जो है, अगर आप देखें जैसे आ, आप देखते हैं कि श्वान निद्रा जैसे कहा जाता है, ये थोड़ा भी कुछ कुछ खड़कता है तो कुत्ते जानते हैं, जग जाते हैं। तो पक्षियां, कुत्ते, जानवर जानते हैं, ये सब इस ध्वनि को सुन लेते हैं। यह ध्वनि कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर आसानी से सुन लेते हैं, आसानी से सुन लेते हैं। मनुष्य को यह सामान्यतः सुनाई नहीं देता, हर मनुष्य को तो नहीं दे, कुछ लोग जिनका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा है। मनुष्य को यह ध्वनि सुनाई नहीं देती, ये सामान्यतः लिख रहा हूं, सुनाई नहीं देती, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही बोलना है, सुनाई नहीं देती। तो मनुष्य को ये गति सुनाई, यद्यपि कुछ लोगों को जिनका सिक्स सेंस ज्यादा है, जो महसूस करते हैं, उनको सुनाई देती है। फटाफट नोट कर लेंगे आप, नोट कर लें इसे, फिर इस हम लोग श्रव्य तरंगों सोनिक्स पर आते। अब दूसरा है सोनिक्स। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या आप ऐसा लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, इस रेंज की है कि नहीं। तो ये तरंग मनुष्य, यह ध्वनि मनुष्य को सुनाई देती, यह ध्वनि मनुष्य को सुनाई देती है, यह ध्वनि मनुष्य को सुनाई देती है। इसमें जैसे मान लीजिए दो लोग बातचीत कर रहे हैं अगल बगल, दो लोगों की बातचीत, तो लगभग 30 हर्ट्ज से लेकर के 40 हर्ट्ज तक दो लोग बातचीत करते हैं। जैसे क्लास में पढ़ाते समय अगर आप देखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं, जिस ध्वनि पर बोल रहा हूं, ये आसपास जब बात करते हैं उससे ज्यादा की ध्वनि है, ये लगभग 50 से 60 की है कि नहीं। पढ़ाते समय, टीचिंग करते समय, पढ़ाते समय अगर आप देखेंगे क्या फ्रीक्वेंसी है, तो पढ़ाते समय ये करीब 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। लेकिन दो लोग बातचीत करते हैं तो 30 से 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। कानाफूसी कर रहे हैं तो 30 से कम हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो ये सब जो है, ये सोनिक्स है, मनुष्य को सुना है, इसीलिए इसका नाम ही है। मतलब मनुष्य को, मनुष्य वाली तरह, मनुष्य की ध्वनि वाली तरंगे, ध्वनि वाली तरंगे।
तो सब लोग समझ पा रहे हैं? ये मनुष्य के सीमा वाली तरंगे हैं जो मनुष्य के लिए जरूरी है। तीसरा है अल्ट्रासोनिक्स, पराश्रव्य तरंगे। अब जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, और 20,000 हर्ट्ज का मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, वो तरंगे जानते हैं अल्ट्रासोनिक्स कहलाती है। पहले नोट करें इसे। ये मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं, यह ध्वनि मनुष्य को सुनाई नहीं देती है, लेकिन इसका बहुत सारा यूज है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा रोल है। देखिए, इसी का प्रयोग किया जाता है गठिया रोग में, गठिया रोग के इलाज में। इसी का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड में भी। देखिए, यूज अगर आप देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड में, अर्थराइटिस के इलाज में, अर्थराइटिस, गठिया रोग। गठिया रोग का मतलब हाथ पैर जोड़ों में दर्द होता है, जब हाथ पैर मुड़ नहीं पाता ठीक से। गठिया रोग के इलाज में, दूध में हानिकारक जीव विषाणुओं जीवाणुओं को मारने में, दूध में हानिकारक जीवाणुओं को मारने में, दूध में हानिकारक जीवाणुओं को मारने में, और चिमनिए में जो चिमनी होती है, कारखानों की चिमनी से कालिख को हटाने में भी, कारखानों जैसे पेट्रोलियम का है, तापीय विद्युत केंद्र है, कारखानों के चिमनियों, ये सब पूछा गया है इसलिए लिख लिया जाता है, चिमनियों से कालिख हटाने में, कालिख हटाने में, ऐसे बहुत सारा यूज है इसका। बहुत सारे जानते जानवर और पक्षी वगैरह सुन भी लेते हैं इसको। देखिए, तरह तरह के जीव हैं सब। अब देखिए, ध्वनि के तीन चीजों को समझिए जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो इंटेंसिटी, दूसरा पिच, तीसरा क्वालिटी। अब देखिए, साउंड की तीन जो विशेषताएं हैं, इनसे जुड़े हुए सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक तो इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी से रिलेटेड तीव्रता। दूसरा साउंड के पिच से रिलेटेड, तारत्व से रिलेटेड। और तीसरा जानते हैं क्वालिटी से ले, साउंड की क्वालिटी कैसी है, गुणता। ये गुणता, ये तीन चीजों से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, है कि नहीं?
तो सबसे पहले इंटेंसिटी देखिए साउंड की, और इसको समझें आप इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तीव्रता, पहले इसको नोट करें, फटाफट पढ़ें, ध्यान एकदम बिल्कुल जानते कंसेप्ट पर ही लगाए रखें। देखिए, ध्वनि का तेज और धीमा सुनाई देना, ध्वनि का तेज लाउड और धीमा स्लो, ध्वनि का तेज और धीमा सुनाई देना तीव्रता कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। ध्वनि आपको बहुत तेज सुनाई दे रही है, कानफोड़ू है, या धीमा सुनाई देती है, आप कहते हैं थोड़ा और बोले, स्लो है, तो ये इसी को तीव्रता कहा जाता है। और तीव्रता क्या होता है? इंटेंसिटी ऑलवेज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इक्वल्स टू एनर्जी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए, इंटेंसिटी हमेशा जो है एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। भाई देखिए, कितनी कितनी ऊर्जा कितनी कम जगह से डाल रहे हैं उतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। जैसे आपको कोई चीज तेज क्यों सुनाई देती, इसका मतलब कम एरिया पर ज्यादा ध्वनि आ रही, तो इसी का मात्रक जानते हैं बेल है, लेकिन ये बड़ा मात्रक है इसलिए इसका यूज नहीं होता है, बल्कि डेसी बेल का होता है। इसका मात्रक जानते हैं, इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? बेल है। ध्यान से सुनेंगे, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल है, लेकिन यह बड़ा मात्रक है, लेकिन यह बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक है, इसलिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। इसलिए डेसिबल, डेसिबल, ये डीबी ऐसे लिखते हैं, इसलिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। डेसिबल बेल का उपयोग किया जाता है, इसीलिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। इसीलिए डेसिबल में ही सब चीजों को देखा जाता है। अब अगर आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ के अनुसार, तो डब्ल्यूएचओ 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण मानता है, मानता है कि ज्यादा ध्वनि है। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को ही ध्वनि प्रदूषण माना है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के अनुसार 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, ऊपर की ध्वनि साउंड पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण है, अर्थात ध्वनि प्रदूषण है। पहले ये, जबकि भारत में, ये लिख लें, पहले दोनों फैक्ट लिख लें, जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, जबकि भारत में सुप्रीम
कोर्ट द्वारा, जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 75 डेसिबल से ऊपर, 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को, ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना गया है। ये दोनों फिगर याद रहना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण माना गया है। ये देखिए दो फिगर है, ध्वनि प्रदूषण माना गया है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 75 डेसिबल से ऊपर को ही ध्वनि प्रदूषण स्वीकार किया है। 75 डेसिबल से ऊपर को ही ध्वनि प्रदूषण के रूप में स्वीकार किया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है, जिसको भारत में एक्सेप्ट किया गया है, वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक चार्ट बना लीजिए पूरा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, भारत में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। देखिए नंबर 1, उन्होंने कहा है कि पीस जोन, पीस जोन शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र में उन्होंने माना है कि जैसे अनुसंधान संस्थान जहां पर है, अनुसंधान संस्थान, रिसर्च कोई सेंटर है, न्यायालय है, अस्पताल है, स्कूल है, या कोई प्रशासनिक भवन जैसे संसद है, विधानसभा है, संसद या विधानसभा, इन सबको उन्होंने पीस जोन माना है। और इसके लिए गाइडलाइन देखिए दिन और रात का। तो दिन और रात, तो दिन में पीस जोन में ये दिन में 45 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल, सॉरी ये 50 डेसिबल है, 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल की ध्वनि को स्वीकार्य माना गया है। रात में 40 डेसिबल से ऊपर नहीं और दिन में इससे ऊपर नहीं। दूसरा है हैबिटाट जोन, हैबिटाट आवासीय क्षेत्र, जहां रहने वाले लोग, जहां लोग रहते हैं, आवासीय क्षेत्र। इसके लिए जानते हैं ये मानक थोड़ा 55 डेसिबल का है दिन में और ये 45 डेसिबल का है। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, सॉरी औद्योगिक नहीं, पहले कॉमर्शियल जोन, जैसे मुखर्जी नगर है, या हर जगह का कॉमर्शियल जोन अलग अलग है, जैसे वाणिज्यिक क्षेत्र। ये 65 डेसिबल दिन में भी और 65 डेसिबल रात, ये दिन रात बराबर है क्योंकि कॉमर्शियल जोन में दिन रात के लिए बराबर किया गया। और इंडस्ट्रियल जोन, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जोन
औद्योगिक क्षेत्र, ये यहां पर 75 डेसिबल और ये 70, ये थोड़ा डिफरेंस है रात और दिन का, ये आपको पता होना चाहिए। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, इसलिए मैं अलग से लिख देता हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो जरा देखिए आप कि इसरो, डीआरडीओ और बार्क के क्षेत्रों में ध्वनि की कौन सी सीमा स्वीकार्य, ध्वनि की कौन सी सीमा स्वीकार्य है, ध्वनि की कौन सी सीमा स्वीकार्य है? 70 से 80 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल। इंडस्ट्रियल जोन का मतलब होता है जहां उद्योग लगाए जाते, कारखाने होते हैं। और कमर्शियल जोन का मतलब जहां पे बाजार लगता है, कोचिंग चलती है, डॉक्टर देखता है, इंजीनियर काम करता है, मतलब जहां ऑफिशियल काम होता है, जहां ऑफिशियल काम होता है वो कमर्शियल जोन कहा जाता है, वाणिज्यिक क्षेत्र कहा जाता है। और जहां पर कारखाना, फैक्ट्री होता है वो इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल, जहां जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये कमर्शियल जोन से आपको पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? वेरी गुड, डी इज द राइट ऑप्शन, डी राइट ऑप्शन। देखिए, जो लोग नहीं जान पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जोन क्या होता है, इंडस्ट्रियल जोन इसका मतलब जहां पे इंडस्ट्री होती है, जहां इंडस्ट्री होती है, जहां पे इंडस्ट्री होती है, जहां इंडस्ट्री होती है, मतलब कारखाने होते हैं, कारखाने, फैक्ट्री, ये अलग जोन होता है। ये तो शहर के सामान्यतः बाहर होता है। और कॉमर्शियल जानते हैं, ये जहां पे बाजार लगता है, ऑफिस होती है, ये कॉमर्शियल जोन, ये वाणिज्यिक क्षेत्र है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वाणिज्यिक क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से नहीं, बात समझ रहे? ये जहां पर आप व्यवसाय कर सकते हैं, जहां आप व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे ऑफिस जहां पे बना सकते हैं, घर में थोड़ी ऑफिस बना सकते हैं, फिर तो कॉमर्शियल बिल लगने लगेगी। ऑफिस, बाजार, कार्यालय, जैसे जब आप एसडीएम बन जाएंगे
तो आपका जहां पे ऑफिस होगा, जो प्रशासनिक भवन है, वो तो पीस जोन में आएगा, लेकिन बाकी लोगों की ऑफिस जो है कॉमर्शियल जोन में आएगी। क्या समझ पाए? क्या सब लोगों ने समझ लिया? ये लिखने के बाद भी बहुत लोगों ने गलत किया, देखने के बाद भी क्वेश्चन गलत करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये देखिए, जो ये है, ये इसरो डीआरडीओ क्या है बताइए? ये पीस जोन में आएगा ना, ये तो पीस जोन है, शांत क्षेत्र है। और शांत क्षेत्र में सबसे पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अब इसरो डीआरडीओ क्या है? ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी रिसर्च। भाई इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ये सारे क्या हैं? ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसलिए ये सारे जानते हैं किस में आएंगे, उसी में आएंगे। बात समझ रहे हैं? भाई देखिए, जैसे ये बार्क है, भाभा जी ने इसको स्थापित किया था। जैसे एम्स है, राजकुमारी अमृता कौर मैडम ने। जैसे डीआरडीओ है, डीएस कोठारी सर ने स्थापित किया। जैसे एचएएल है, बालचंद हीराचंद ने किया था और बाद में भारत सरकार नए सिरे से उसको लेके आई। या जैसे ये इसरो है, विक्रम साराभाई ने किया। ये क्या है? ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ये सब पीस जोन में आएंगे। बात समझ रहे हैं? ये सब रिसर्च में आते हैं। तो वो कई बार नाम लेके ऐसे नहीं पूछते पीस जोन, इनमें से कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं कि बच्चों का एक स्कूल है, वहां ध्वनि की कितनी सीमा स्वीकार्य है, ऐसे करके सवाल पूछते हैं। अब देखिए, बाजार, कार्यालयों में ध्वनि की कौन सी सीमा स्वीकार्य है? ध्वनि की कौन सी सीमा स्वीकार्य है? अब हमने कहा 40 से 50 डेसिबल, हमने कहा 30 से 40 डेसिबल, हमने कहा कि 45 से 55 डेसिबल, और हमने कहा कि 65 डेसिबल। वेरी गुड, सब लोग समझ पा रहे हैं।
अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये पहला पॉइंट हम लोगों ने कर लिया, इंटेंसिटी पता हो गई और ये डेसिबल में मापा जाता है। अब दूसरा है पिच। तारत तो समझते, ध्वनि का तारत, उसमें हम लोगों ने कहा ध्वनि का तेज और धीमा सुनाई देना। देखिए इसमें परिभाषा क्या दिया था इसका, ध्वनि का तेज और धीमा सुनाई देना। और इसमें देखिए हम लोग क्या परिभाषा में दे रहे हैं, ध्वनि का मोटा और पतला सुनाई देना। ध्वनि का मोटा, ग्रीव और पतला, श्रिल सुनाई देना, तारत तो कहलाता है। जैसे पुरुषों की आवाज मोटी होती है और महिलाओं की आवाज पतली होती है, पुरुष और महिलाओं की आवाज में अंतर इसी से करना संभव हो पाता है। जो रिलीजियस प्लेस है वो भी शांत क्षेत्र में आते हैं, रिलीजियस प्लेस भी शांत क्षेत्र में आते हैं। ध्वनि का देखिए पुरुषों और स्त्रियों, पुरुषों और स्त्रियों के ध्वनि में इसी के आधार पर, इसी के आधार पर अंतर करना संभव हो पाता है। तो इसी से जानते हैं स्त्रियों और पुरुषों की आवाज को समझना संभव हो पाता है। देखिए ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी ध्वनि जानते हैं पतली होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी ध्वनि मोटी होती है। तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नंबर एक, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी, तो उसका पिच ज्यादा होगा, तो उसका तारत्व ज्यादा होगा, तो उसका तारत्व ज्यादा होगा। तो जानते हैं आवाज कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, श्रिल। पतली आवाज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर कम है, आवृत्ति 60 में फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, जैसे आवृत्ति कम है तो पिच जानते हैं कम हो जाएगा, और पिच कम हो जाएगा तो आवाज मोटी हो जाएगी। तो देखिए आवाज पतली और आवाज मोटी, साउंड श्रिल और साउंड ग्रेव, ध्वनि मोटी ध्वनि पतली। तो इसीलिए जानते स्त्रियों के आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, महिलाओं की आवाज, वॉइस, आवाज
की पिच या आवृत्ति पुरुषों की आवाज से अधिक होती है। महिलाओं के आवाज की पिच या आवृत्ति पुरुषों के आवाज से अधिक होती, पुरुषों के आवाज से अधिक होती है। नोट कर लेंगे फटाफट। तो ये दो आपको विशेष जानते हैं, साउंड की क्वालिटी के बारे में पता चला। अब एक तीसरी क्वालिटी है, मतलब तीसरी विशेषता, फीचर्स है। ये तो खैर इस पे जो क्वेश्चन बनेगा आप तुरंत कर ले जाएंगे। तो ये तो देखिए फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब तीसरा है क्वालिटी, गुणवत्ता या गुणता। जैसे आप परिचितों की आवाज को कैसे पहचानते हैं? कई बार समान तीव्रता और समान तारत्व वाली ध्वनि होती है, सेम इंटेंसिटी एंड सेम पिच, तब भी आप पहचान लेते हैं मेरा भाई बोल रहा है, मेरी बहन बोल रही, बिटिया बोल रही है, दादा दादी बोल रहे हैं। या कई बार सारे बाजे बज रहे होते हैं, सारा बाजा एक साथ, आप कहते हैं हारमोनियम भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रही, या अनेक अलग अलग वाद्य यंत्रों की जानते हैं आप आवाज को पहचान लेते हैं क्वालिटी से। क्वालिटी, गुणता, देखिए समान तीव्रता और समान तारत्व, समान इंटेंसिटी और समान पिच वाली ध्वनियों में क्वालिटी के आधार पर समान तीव्रता और समान तीव्रता और समान पिच वाली ध्वनियों को जिस विशेषता से पहचाना जाता है, जिस विशेषता से पहचाना जाता है उसे क्वालिटी कहा जाता है। इसे क्वालिटी कहा जाता है। समान तीव्रता और समान तारत्व वाली ध्वनियों को जिस विशेषता से पहचाना जाता है, समान तीव्रता और समान तारत्व वाली ध्वनियों को जिस विशेषता से पहचाना जाता है उसे क्वालिटी कहा जाता है। और इसी क्वालिटी के आधार पर परिचितों की आवाज को पहचाना जाता है। इसी क्वालिटी के आधार पर परिचितों की आवाज को पहचानना संभव हो पाता है, पहचानना संभव हो पाता है। इसी के आधार पर परिचितों की आवाज को पहचानना, और वाद्य यंत्र, कई वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हैं तो उनको अलग अलग पहचानना भी। कई वाद्य यंत्र और कई वाद्य यंत्र जब एक साथ बज रहे होते हैं
ढोलक बज रहा, मजीरा बज रहा है, वायलिन बज रहा है, बांसुरी बज रहा है, कई वाद्य यंत्र जब एक साथ बज रहे होते हैं तो उनको अलग अलग उनको अलग अलग पहचानना संभव हो पाता है। उनको अलग अलग पहचानना संभव हो पाता है। यह ओवरटोन्स हार्मोनिक्स पर निर्भर करता है। थोड़ा थोड़ा जानते जाएं, क्योंकि उतना रिसर्च नहीं करना है, बस केवल समझ के लिए। नोट कर लेंगे। अब देखिए, ये क्वालिटी किस पर निर्भर करती है? ये ओवरटोन्स पर। ओवरटोन्स पर निर्भर करती। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भैया किसी को कैसे पहचान लिया, आपने कहा उसके टोन से पहचान लिया आपने, कि टोन, उसके आवाज की टोन, हार्मोनिक्स टोन्स, है कि नहीं? हार्मोनिक्स, इन सब के आधार पर पहचाना जाता है। बहुत सारी चीजें इसमें होती। अब इको समझिए, प्रतिध्वनि। फटाफट इसको खत्म किया जाए, अगले चैप्टर पर आया जाए, क्योंकि जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आता है उतना ही टाइम बहुत ज्यादा नहीं रहता। देखिए, इको किसे कहा जाता है? प्रावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रावर्तित ध्वनि को प्रावर्तित रिफ्लेक्टेड साउंड को प्रावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि कहा जाता है। इसके लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर कम से कम होना चाहिए। और ये इतना, अर्थात 17 मीटर आप ले सकते हैं, 17 मीटर नहीं। आप केवल सिविल सर्विसेज का, आईएएस का, पिछले 18 वर्षों से सिर्फ आईएएस सिविल सर्विसेज, और इसके अलावा स्टेट सिविल सर्विसेज को भी अब हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से शामिल किया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिध्वनि कान पर, देखिए, प्रतिध्वनि का प्रभाव प्रभाव कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड तक रहता है।
और दिन दिन की अपेक्षा रात में प्रतिध्वनि अधिक सुनाई देती है। दिन की अपेक्षा रात में इको अधिक सुनाई देती, इको अधिक सुनाई पड़ती। अब देखिए कई बार ये सवाल आता है कि भाई ध्वनि की चाल पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो साउंड जिसको आप कहते हैं ध्वनि, अब देखिए ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का। देखिए इस पर दाब का, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दाब का तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका तो कोई इफेक्ट नहीं, इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे दाब बढ़ाएं घटाएं, ध्वनि की चाल कुछ भी नहीं प्रभावित होती। हाँ, लेकिन तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, इसका असर पड़ता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नोट कर लीजिए, अगर आप वैसे भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। 0.61 मीटर पर सेकंड। इसीलिए तापमान के साथ जानते हैं इसके फार्मूले को भी विकसित किया गया है कि V बराबर V नॉट 0.61 टेम्परेचर का जो इफेक्ट है। लेकिन ऐसे ही बस एक जानते रहे कि तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती, तापमान घटाने पर घट जाती। अच्छा, अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, जैसे मैं बोल रहा हूं हवा में, पानी में जाना है, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, लेकिन उसकी स्पीड, वेवलेंथ सब बदल जाती है। देखिए जब कोई भी साउंड, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो उसकी, तभी तो आप पहचानते हैं कि वही टोन है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, नहीं बदलती, लेकिन बाकी स्पीड और वेवलेंथ सब बदल जाती है। ध्वनि की स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है।
हाँ बिल्कुल, एसी रूम में कम होगा, वो तो आप टेम्परेचर के अनुसार पहचान लेंगे। देखिए, अगर आर्द्रता, ध्यान से सुने, अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे मैं पूछूं बरसात में, बरसात गर्मी की तुलना में बरसात में ध्वनि की चाल तो ज्यादा होगी, क्योंकि आर्द्रता तभी बढ़ती है जब तापमान बढ़ता है। बात समझ रहे हैं? जैसे वर्षा में, आर्द्रता में, ये साउंड की चाल जो है ये बढ़ जाती है, क्योंकि वर्षा में तापमान ज्यादा होता, आर्द्रता में तापमान ज्यादा होता, तो तापमान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ध्वनि की चाल बढ़ जाए। मैं अगर पूछूं कि जो है, क्या नाम है, जाड़े में ज्यादा ध्वनि की गति होगी या बरसात में होगी, तो बरसात में ज्यादा होगी। बरसात में आर्द्रता ज्यादा, आर्द्रता बढ़ने पे तापमान बढ़ जाता है। एसी में क्या होता है, एसी ह्यूमिडिटी को सोख लेता है। तो ये बहुत सारे सिंपल चीजें हैं, जरा एक दो सवाल इससे जुड़े हुए देखिए। पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पराश्रव्य तरंगे कौन सी हैं, बताइए। पराश्रव्य तरंगे, बताइए पराश्रव्य तरंगे। वेरी गुड, अब की बार सब लोग पहचान ले जा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यांत्रिक तरंगे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, ये यांत्रिक तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। खाली बस यही हर्ट्स वाले पे मत ध्यान दीजिए, इधर भी ध्यान दीजिए क्या लिखा है। विद्युत चुंबकीय तरंग थोड़ी है, ये दो ऑप्शन में हो सकता है, या तो ये या तो ये, लेकिन ये 20 हर्ट्ज से कम लिखा है, इसलिए यही सी इज द राइट आंसर। बात समझ रहे? अब वायु में ध्वनि कैसी है, बताइए। वायु में ध्वनि कैसी है? ये बीपीएससी 2018 का है। पूरा सेंटेंस पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत लोग खाली 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज देख करके एकदम जो है उसी के अनुसार जवाब देने लगते। वेरी गुड, ये लॉन्गिट्यूडनल है बी, ये तो सबको पता है। अब देखिए, डेसिबल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डेसिबल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइए जरा। 21 नंबर का। डेसिबल किसमें यूज में लाया जाता है?
इसके बाद फिर दूसरे वाले, किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? वेवलेंथ। वेरी गुड। वातावरण में ध्वनि, इसका तो सी ऑप्शन। अब 22 नंबर बताइए, किस तरंग की लंबाई अधिक होती है? वेरी गुड, ये 22 का देखिए डी। सब आपको वेवलेंथ लिखवाया है। ये तरंग की लंबाई का मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ। अब टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण, रिमोट कंट्रोल, ये रिमोट कंट्रोल तो आप बता देंगे फटाफट। 23 का बताइए। रिमोट कंट्रोल में। वेरी गुड, इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड। चलिए, रिवीजन किया है आपने कल जो पढ़ाया गया था। अब इसका जरा जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वात में प्रसारित हो सकती है? निर्वात, वैक्यूम, मतलब जहां माध्यम नहीं, प्रसारित हो सकती है। कौन निर्वात में प्रसारित हो सकती हैं? कौन निर्वात में प्रसारित हो सकती है? तो देखिए, रेडियो तरंगे भी हो सकती हैं, एक्स किरणें हो सकती हैं, प्रकाश ये नहीं हो सकती। इसका मतलब 1 2 3। तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ताप ऊर्जा की तरंगे कहलाती है? ताप ऊर्जा वाली, थर्मल वेव्स। यूपीएससी ने पूछा, थर्मल वेव। कौन तापी तरंगे? वेरी गुड, यही औरक्त किरणें, ये तापमान को प्रदर्शित करती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की
वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। सूची ए को मिलान करिए 2 से। अब देखिए सूची ए, तरंग दैर्ध्य को कैसे मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में। ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? जूल में। ध्वनि की तीव्रता को कैसे मापा जाता है? डेसिबल में। और आवृत्ति को एंगस्ट्रॉन। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, ये देखिए ये वाला सी इज राइट आंसर। या ये है, ठीक है ये ना। देखिए डी का 1। अब बताइए 20 नंबर। वेरी गुड, सी देखिए, ये सी है। अब सही कथन चुनिए। कल आपने पढ़ा है, बताइए 15 नंबर। बताइए, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है, बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, और बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। तो कौन सा होगा? वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। बी एक सही आंसर है इसमें। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति देखिए सबकी बराबर होती है, सबकी बराबर होती है, ये आंसर है। इसलिए हमने आंसर हटाया नहीं, सारी जितनी भी तरंगे होती हैं उनकी गति बराबर है। और ये विजिबल रेस। वेरी गुड। देखिए ये यूपीएससी ने भी पूछा था, दूरस्थ नियंत्रण के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब वही रिमोट।
रिमोट के लिए आप सभी लोग जानते हैं, औरक्त, इंफ्रारेड, ये तापीय तरंगे। जैसे आप देखते होंगे सांप को, ये सांप है, ये सांप है, ये कोबरा है। कोबरा 5-6 मीटर तक लंबा होता है। किंग कोबरा। सांप क्या है? सांप के पास कान नहीं होता, तो सांप को कुछ सुनाई नहीं देता, और जब फन निकाल लेता है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहिए और क्या हालचाल है, ये काट लेगा। तो इस ऐसा क्या होता है इसमें जिससे ये व्यक्ति को पहचानता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये जानते हैं तापमान को पहचानता है। जैसे व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको 98.4 फारेनहाइट में मापा जाता है। तो ये तापमान पर वार करता है। इसके अंदर इंफ्रारेड होता है, इसके अंदर इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड के आधार पर, इंफ्रारेड रेज के आधार पर पकड़ता है। हम लोग बचपन में सुनते थे कि सांप फोटो खींच लेता है। तो फोटो क्या खींचता है? टेम्परेचर को पिक कर लेता है। इसीलिए सांप को मारने के बाद उसको गाड़ देते थे ताकि उसकी आंखें ना दिखें, क्योंकि सांप मरने के बाद भी उसके आंख में, जानते हैं, इंफ्रारेड का इमेज फिक्स होता है। अगर दूसरा सांप आया और देख लिया तो वो भी जान जाएगा कि जिसने मारा था उसके शरीर का तापमान कितना है। अब ढूंढ करके उसी काटेगा, ढूंढ करके उसी को काटता है। तो सभी लोग समझ पा रहे हैं? अब अगले चैप्टर पर आते हैं, हीट। अब नया चैप्टर है हीट, उष्मा। वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा, नया चैप्टर है, वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण उत्पन्न होती, जो तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। बॉडी टेम्परेचर कभी भी सेम नहीं होता दो लोगों का, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। माइन्यूट डिफरेंस भी तो सांप जान जाता है। वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। तो वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उत्पन्न होती है, उसी को हीट कहा जाता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, ये हीट है। अर्थात हीट क्या है? तापांतर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। तापांतर के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है, और तापांतर के कारण ही यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, जानते हैं, हस्तांतरित होती है। तापांतर के कारण, तापांतर के कारण ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित
होती है। डॉपलर इफेक्ट रिलेटिव स्थिति में है, रिलेटिव स्थिति में, पास आते हुए दूर जाते हुए। संतोष कुमार, वो पास आते हुए और दूर जाते समय क्या स्थिति है, ध्वनि की गति में क्या अंतर होता, वही डॉपलर इफेक्ट है। सारा इफेक्ट हम लोग एक साथ तुलना कर लेंगे ना। अब देखिए उष्मा का ट्रांसमिशन, उष्मा का संचरण कैसे होता है। उष्मा का संचरण 4 प्रकार से होता है। हीट ट्रांसफर, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हीट ट्रांसफर। उष्मा का संचरण, हीट ट्रांसफर 4 प्रकार से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन चालन, कन्वेक्शन संवहन, एडवेक्शन अभिवहन और रेडिएशन विकिरण। रेडिएशन विकिरण। तो कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, एडवेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। अभी जब आगे लेजर पढ़ेंगे तो उस समय सारी चीजों को हम लोग, जो इफेक्ट वाली चीज है उसको समझा देंगे, उसके लिए घबराइए नहीं। जब लेजर पढ़ेंगे, मेसर पढ़ेंगे, सोनार पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, वो सब एक साथ उसको समझ लीजिएगा। राडार, लेजर, मेशर, डॉपलर, सोनार, वो सब एक चैप्टर है, यूजेज है, वो इंस्ट्रूमेंट हैं, सब यूजेज है। पढ़ने का तरीका अलग अलग है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि उसको उसी में पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। अब देखिए कंडक्शन क्या है। कंडक्शन का मतलब ठोस में हीट इसी विधि से ट्रांसफर होती है। जैसे आप लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, या आप आग सेकते हैं। जैसे कोई चीज, मान लीजिए आप ठंडियों के समय में आग जलाते हैं, अलाव जलाते हैं और उस पर हाथ को सेकते हैं। तो आप हाथ सेकते हैं तो आपके हाथ का ये भाग पहले गर्म होता है, फिर धीरे धीरे पूरी शरीर गर्म होती है। तो ये क्या है, ठोसों में उष्मा का ट्रांसफर इसी कंडक्शन के मेथड से ही होता है। देखिए कंडक्शन, चालन, ठोस वस्तुओं में हीट ट्रांसफर, उष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर इसी प्रक्रिया से होती है।
इसी प्रक्रिया से होती है। तो जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसमें इसी प्रक्रिया से हीट ट्रांसफर होती है। जैसे लकड़ी जलाने पर, तो जैसे एक लकड़ी आपने जलाया तो इसके बगल वाली लकड़ी भी जानते हैं ट्रांसफर होकर गर्म होकर के जल जाती, फिर तीसरी गर्म हो गई। या कोयला जलाने पर, है कि नहीं? या कोई भी चीज जानते हैं, या सेकने पर, शरीर की सिकाई करने पर, शरीर की सिकाई करने पर। मणिकांत जी, आप ऑफिस में बात कर लीजिए, ऑफिस में आपको सब क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ऑफिस के नंबर पे ही बात कर लें, वहां सारा आपका जो डाउट है वो डिजॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए ठोस पदार्थों में क्या होता है, कणों के हस्तांतरण से ऊर्जा हस्तांतरित होती। देखिए कण गति नहीं करते, मतलब कण ट्रांसफर नहीं होते, संपर्क विधि द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो ठोस पदार्थों में देखिए संपर्क विधि द्वारा, ये ठोस पदार्थ है। अब एक कण अगर गर्म होगा तो दूसरे को गर्म कर देगा, तीसरे को गर्म कर देगा, चौथे को गर्म कर देगा, पांचवे को कर देगा, इसको कर देगा। तो ये ठोस पदार्थों में संपर्क विधि द्वारा ही हीट ट्रांसफर होता है। देखिए ठोस, इसको लिख लीजिएगा, ठोस पदार्थों में संपर्क विधि द्वारा, ठोस पदार्थों में संपर्क विधि द्वारा हीट ट्रांसफर होती, हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन ठोस पदार्थों में आप देख रहे हैं कि माध्यम के जो कण हैं ये गति नहीं कर रहे हैं, खाली संपर्क से, इसमें कोई गति नहीं कर रहा है, इसमें कोई माध्यम का कण गति नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, कोई माध्यम का कण गति नहीं कर रहा है। अब देखिए द्रव और गैस में, तो दूसरा आप लिखेंगे कन्वेक्शन, संवहन। अब देखिए ठोस और द्रव में जब ऊर्ध्वाधर दिशा में, सॉरी ठोस कह रहे हैं, द्रव और गैस में, द्रव और गैस में, लिक्विड और गैस में, वर्टिकल डायरेक्शन में, देखिए द्रव और गैस जब वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो हीट इसी विधि से ट्रांसफर हो। द्रव और गैस में ऊर्ध्वाधर दिशा में, चाहे ऊपर जाएं या नीचे आए, चाहे ऊपर जाएं या नीचे आए, ये देखिए इसको कहा जाता है वर्टिकल, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ऊर्ध्वाधर दिशा है, ऊर्ध्वाधर दिशा है। तो द्रव और गैस में ऊर्ध्वाधर दिशा में जब ऊष्मा ट्रांसफर होती तो उसी को संवहन कहा जाता है। द्रव और गैस में जब वर्टिकल डायरेक्शन में, जब वर्टिकल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होती है, जब वर्टिकल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होती है तो उसे कन्वेक्शन कहा जाता है।
तो उसे कन्वेक्शन कहा जाता है। जब वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे आप कोई भी खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं या कोई चीज उबालते हैं, देखिए खाना पकाते समय, खाना पकाते समय, उबालते समय, उबालते समय, पानी गर्म करते समय, पानी गर्म करते समय, या वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण में, ये सब में ऊर्जा इसी, उष्मा जानते, इसी विधि से ट्रांसफर होती। इन सब में उष्मा इसी विधि से ट्रांसफर होती है। और ठोस और द्रव में अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऊर्जा उष्मा ट्रांसफर हो रही है तो उसे एडवेक्शन कहा जाता है। वर्षा इसी से होती है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अभिवहनीय पवने कहा जाता है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, आता हुआ मानसून, जाता हुआ मानसून, ये सब अभिवहनीय पवने हैं। तो देखिए द्रव और गैस में, द्रव और गैस, द्रव और गैस में जब हीट ट्रांसफर, जब हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में होती है, जब क्षैतिज दिशा में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है, जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है क्षैतिज दिशा में, चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में, ये क्षैतिज दिशा है। देखिए क्षैतिज दिशा में, तो इसी को क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है। जैसे लू चलती है, हॉट वेव चलती है, ग्रीष्म लहर चलती, कोल्ड वेव चलती है, शीत लहर चलती है। जैसे मानसूनी पवने, मानसूनी पवने, क्योंकि कोई भी पवन, कोई भी हवा तो गैस होती है। मानसूनी पवन, आता हुआ मानसून, आता हुआ मानसून, जाता हुआ मानसून, जाता हुआ मानसून, या लू, अभी जैसे लू का समय चल रहा है, ग्रीष्म लहर, शीत लहर, ग्रीष्म लहर, शीत लहर, ये सब जो है इसी आधार पर, ग्रीष्म लहर, शीत लहर। चक्रवात, आंधी, तूफान, सब इसी मेथड से। देखिए चक्रवात, आंधी, तूफान, झंझावात, सामान्यतः सब इसी मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफर करता है। तो अब देखिए ये दो चीज आपने समझा कि जैसे देखिए कन्वेक्शन, इसको कहते हैं आप संवहन, और एडवेक्शन, अभिवहन। तो इस ये भी देखिए, ये दोनों
द्रव और गैस में, द्रव और गैस में। लेकिन अगर ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर या नीचे है तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा, और अगर ये क्षैतिज दिशा में है, जैसे या तो इस साइड या तो इस साइड, यही कारण है कि जब वर्षा होती है तो अरब सागर का पानी आकर के भारत में बरसता है, और कई बार जैसे सिरक्को हवा है कि नहीं, खमसिन है, गिबली है, वहां से जो अल्जीरिया का बालू है, लीबिया का जानते जो मरुस्थल है, उसका बालू जाकर के इटली में बरसात होती, रक्त वर्षा हो जाती। तो देखिए, ये हम लोगों ने इसको भी देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया, और बिना माध्यम के जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है, बिना मीडियम के, तो उसको रेडिएशन कहा जाता है। बिना माध्यम के, बिना माध्यम के जब हीट ट्रांसफर होती, जब हीट ट्रांसफर होती है, तो जब बिना माध्यम के ट्रांसफर होती है तो उसे रेडिएशन कहा जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी पर आती है। तो अब आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके बाद शाम को करेंगे, शाम में 8 बजे से फिर यहीं से शुरुआत होगी और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इतना आप लोग सारे लोग रिवीजन कर लेंगे बहुत अच्छे से, और अच्छे से इसको एक बार जो है समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको करेंगे और इससे आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। अच्छा, और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है वो जरूर एडमिशन जल्दी जल्दी ले लें, क्योंकि ये आपका निकट अब 20 अप्रैल से, देखिए 20 अप्रैल से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, 19 अप्रैल से नहीं शुरू कर रहे हैं, बल्कि 20 अप्रैल से इसकी क्लास शुरू होगी। और सबसे पहले देखिए 20 अप्रैल 8 PM से ये इसकी क्लास शुरू होगी। जो यही जनरल साइंस का टाइम है, इसी टाइम पे होगा। अगर जनरल साइंस का कुछ क्लास बचेगा तो उसको हम लोग सुबह ले लेंगे, तो इसी वाले टाइम पे इसकी क्लास शुरू होगी। और सबसे पहले इसमें हम लोग करंट अफेयर करेंगे, ताकि अभी जो लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं उनको फायदा हो जाए, यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं उनको फायदा हो जाए। तो इसमें सबसे पहले करंट अफेयर की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे, जिससे सीधे क्वेश्चन जानते हैं स्टेट एग्जाम में मिल जाए, मतलब बीपीएससी में खासकर सीधे फायदा हो जाए, यूपीपीसीएस के अगले एग्जाम में फायदा हो जाए, एमपीपीएससी में जो एग्जाम हो रहा है 19 को उसमें फायदा हो जाए, आरएस में फायदा हो जाए। तो इनको फोकस करके हम लोग इसीलिए इसकी शुरुआत जो है करंट अफेयर के, इंपॉर्टेंट जानते करंट अफेयर जो है, जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर विशेष महत्व का है, जिसको सामान्यतः स्टूडेंट नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग उसी पार्ट से शुरुआत करेंगे। तो जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया वो जल्दी से जल्दी ले लें और इस क्रांतिकारी बैच में शामिल हो जाएं, जो आपके जीवन में बदलाव का बड़ा कारक बनेगा। किसी भी पीटी में आप उसको एक